नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कुछ साल पहले जब दुनिया के किसी भी कोने में ड्रग्स पकड़ी जाती थी तो सबसे पहले नाम आता था अफगानी ड्रग लॉर्ड हाजी बशीर नूरजई का। ये वो शख्स है जिसे मिडिल ईस्ट का पाब्लो एस्कोबार कहा जाता है। बशीर काफ़ी समय से अमेरिका की जेल में बंद था। वहाँ की एक अदालत ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन हाल ही में इसके रिहा हो जाने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने गुपचुप तरीके से कुख्यात ड्रग माफिया हाजी बशीर नूरजई को अफगानिस्तान की जेल में बंद एक अमेरिकी नागरिक की रिहाई के बदले छोड़ दिया है। उसकी रिहाई से भारत समेत कई देशों की एजेंसियां चिंतित हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उसके आज़ाद हो जाने से ड्रग की तस्करी और कारोबार में तेजी आ सकती है। दरअसल बशीर नूरजई एक अफगानी ड्रग लॉर्ड है। वह तालिबान आंदोलन का समर्थक था। बाद में उसने अमेरिकी सरकार के लिए एक अंडर कवर एजेंट के रूप में काम शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि अमेरिका का मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर होने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता था। लेकिन अब इस रिहाई ने कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है और चिंता में डाल दिया है। जिस तरह लगातार ड्रग का कारोबार बढ़ता जा रहा है, ये अब अमेरिका ने दूसरा झटका दिया है। पहले पाकिस्तान को F-16 की मरम्मत के नाम पर 4200 करोड़ डॉलर और उसके बाद अब नूरजई को छोड़ने का फैसला साफ साफ है कि कहीं ना कहीं छुपे हुए कई मंसूबे मिडिल ईस्ट का पाब्लो एस्कोबार जो पूरी दुनिया में ड्रग्स का माफिया माना जाता है, बशीर नूरजई जो अफगानिस्तान का रहने वाला है, जो उम्र कैद के तौर पे अमेरिका के जेल में कैद था, लेकिन अमेरिका ने गुपचुप तरीके से 19 सितंबर 2022 को अपने जेल से उसको रिहा कर दिया और इसकी पुष्टि तालिबान सरकार अफगानिस्तान ने कर दिया है। उनका कहना है कि अमेरिकन इंजीनियर जो मार्क फ्रिजी के एवज में इस ड्रग्स माफिया को उन्होंने छोड़ा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कभी अमेरिका के लिए भी इन्फॉर्मर के तौर पे काम करता था और उसे अचानक अमेरिका ने बुलाकर उसे जेल के अंदर कैद कर दिया। लेकिन ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये भारत के लिए बहुत चिंता की विषय है, क्योंकि जो ये ड्रग्स माफिया है, ये ड्रग्स और हथियारों का धंधा इसका जबरदस्त रहा है और रजा के साथ भी इसने जब लड़ाई लगी हुई थी अफगान में तो इसने बहुत काम किया। तो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान का ये ड्रग माफिया भारत के लिए और पूरा दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। देखिए, अमेरिका ने एक ड्रग माफिया हाजी बशीर नूरजई को आज रिहा कर दिया है अपने एक इंजीनियर के बदले। तो इसमें निश्चित तौर पर चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, भारत हो या जो एशियाई देश हैं, उनके लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये जो ड्रग माफिया है वो अफ़गान मूल का है और मध्य पूर्व में ख़ास करके इसका जो तस्करी का काम रहा है, उसने इस पूरे जनमानस को चिंता में डाल दिया है। लेकिन ये सीधे तौर पर इस बात को दिखाता है कि अमेरिका को किसी भी की भी परवाह नहीं है। अमेरिका हमेशा अपना हित देखता रहा है। अफ़गानिस्तान में भी पहले उसने तालिबान को पैदा किया रूस के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बाद तालिबान के ख़िलाफ़ ही उसने एक मुहिम छेड़ दी थी। दरअसल इसके पीछे सीधे तौर पर रूस को रोकना ही नहीं था, बल्कि जो हथियार हैं उनको बेचना भी था। हम ये भी जानते हैं कि सीरिया में अमेरिका ISIS के ख़िलाफ़ उसे आतंकवादी घोषित करके रखा हुआ है, लेकिन वहीं पर उसके व्यापारिक संबंध भी मजबूत हैं। वो पेट्रोलियम वहाँ से ख़रीदता है और ये भी
ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जो आयुध हैं, जो असलहे हैं, वो अमेरिका से आईएसआईएस खरीदता है। तो अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोनोपोली को बनाए रखना, अपने वर्चस्व को पूरी दुनिया में कायम रखना और पूंजीवाद को बढ़ाए रखते हुए अपने वर्चस्व को कायम रखना। और इसीलिए वो समय समय पर, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या इराक हो या दूसरे और देश हों, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हों, अफ्रीकी के देश हों, वहाँ पे अपने ही तमाम एजेंटों को पैदा करके और उन देशों में अशांति पैदा करना और फिर एक चौधराहट पैदा करके वहाँ चौधरी बन करके वहाँ पे मामले को निपटाना, ये उसका पुराना शगल है। और अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने हितों का संरक्षण ये अमेरिका को बखूबी आता है। और इस ड्रग माफिया को रिहा करना एक अपने इंजीनियर के बदले इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ललन सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर किरोड़ी सिंह, वरिष्ठ विदेशी मामलों के जानकार। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज़ पर। सबसे पहले किरोड़ी सिंह जी आपके पास आएंगे। पहले अमेरिका पाकिस्तान को मदद देता है और अब मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं ड्रग का आतंक कहे जाने वाली नूरजई को छोड़ देता है। क्या लगता है कि एक तीर से हजारों निशाने कर रहा है अमेरिका और सारे सिद्धांतों को ताक में रख दिया है? देखिए चंद्रशेखर जी, ये ड्रग का धंधा और अंडरवर्ल्ड कोई आज की नई बात नहीं है। ये हर सभ्यता में हजारों सालों से चला आ रहा है। आज जो विशेष चीज है वो आप अमेरिका के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि अमेरिका इसका समर्थन कर रहा है और भारत के हितों को नुकसान पहुंचा के कर रहा है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है जी। आपने ये कहा कि ये पाकिस्तान के साथ अमेरिका वापस जाने लग गया, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान को मदद करने लग गया है। और एक जो आपने हाजी बशीर को छोड़ने की बात कह रहे हैं, तो अमेरिका का अपना स्वयं का हित है। उनको जो राष्ट्र हित में लगता है वो अमेरिका करता है। पहले जब सोवियत यूनियन का नियंत्रण था अफगानिस्तान पे, तो तालिबान को सबसे पहले अमेरिका ने ही मदद की, अमेरिका ने ही तालिबान को हथियार दिए, अमेरिका ने ही मजबूत किया और फिर अमेरिका के लिए ही संकट बन गया। तो ये जब देशों के हित होते हैं और देशों के आपस के संबंध होते हैं तो उसमें इस तरह का होता है। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि भारत अमेरिका के नजदीक है और इस पर्टिकुलर टाइम में अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? मेरे ख्याल से उसका कारण यह है कि यूक्रेन के मामले में भारत ने अमेरिका का समर्थन करने के लिए बिल्कुल आगे नहीं आया। भारत कुवैत का मेंबर था, कुवैत के 3 देश उन्हें सैंक्शंस लगा दिए, भारत ने नहीं लगाए रशिया पे। इसी तरह से हमारे विदेश मंत्री ने यहाँ तक कहा कि यूरोप वाले तो ये मान के चलते हैं यूरोप की प्रॉब्लम तो दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई यूरोप वाले तो गैस ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, हमारे को क्यों कह रहे हैं कि हम रशिया से नहीं लें। और मानव अधिकारों के लिए बात उठी तो भारत ने कहा कि अमेरिका स्वयं अपने देश में मानव अधिकारों का ध्यान तो नहीं कर रहा है और भारत में मानव अधिकारों को लेके भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका ने ये सोचा कि भारत हमारे साथ नहीं आ रहा है, हमारा सहयोगी तो बनना चाहता है, सहभागिता तो चाहता है, लेकिन हमारे गुट में सम्मिलित नहीं होता है। तो उसने एक तरह के रिएक्शन के रूप में पाकिस्तान को बढ़ावा देने का प्रयास किया और उसी संदर्भ में अब ये भी कर रहे हैं। तो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कोई आज नया नहीं कर रहे हैं। बहुत से देशों में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में इस तरह की भूमिका निभाते रहे हैं और उसके बारे में आप और हमारे को पर्याप्त सूचनाएं एक सही समय पे नहीं मिलती हैं। तो इसलिए भारत जैसे देश को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए
किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भारत के हित के प्रतिकूल काम कर रही है, इस तरह की सूचनाएं या इस तरह का भारत को भी ध्यान रखना चाहिए। और वो विशेष रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण यह है कि भारत के दो, पश्चिम की साइड में, पूर्व की साइड में, जिसको अंडरवर्ल्ड की स्टडी करने वाले कहते हैं, एक गोल्डन ट्रायंगल है, एक गोल्डन क्रिसेंट है। गोल्डन ट्रायंगल में कहते हैं लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वहां से स्मगलिंग वगैरह अंडरवर्ल्ड जनरेट होता है, ड्रग्स वगैरह का काम। इधर गोल्डन क्रिसेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ जनरेट होता है। और जब सोवियत यूनियन का डिक्लाइन हो गया और ईस्ट यूरोप में छोटे छोटे देश सामने आ गए, पहले तो सोवियत यूनियन के अंडर में थे तो नियंत्रण था, तो ये छोटे छोटे देश हैं, ये ड्रग के प्रोग्राम को या उसकी स्मगलिंग को बढ़ाने में मददगार हो रहे हैं, जिसको हम बाल्कन स्टेट्स कहते हैं। छोटे छोटे देश ये ईस्टर्न यूरोप में आए हैं सोवियत यूनियन के जाने के बाद में। तो ड्रग का प्रोग्राम, जो कार्यक्रम है या ड्रग की जो धंधा है वो फ्लोरिश हो रहा है, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान यहाँ से जनरेट होता है। और जो ड्रग्स का या अंडरवर्ल्ड का धंधा जनरेट होता है वो हथियार भी देते हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा भी देते हैं, और कई जगह तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट हैं उनको बदलने तक का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए भारत को विशेष सतर्क रहना है कि भारत दोनों साइड से दबाव में है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। तो भारत को अपने हितों को ध्यान में रखे कैसे काम करे, और ये केवल राजनीतिक दृष्टि से या कूटनीतिक दृष्टि से नहीं हो सकता। मुझे लगता है भारत को अपना जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो दूसरे देशों के साथ, जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ शेयर करे या उनसे इंफॉर्मेशन ले, और अपने स्वयं का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको मजबूत करे। क्योंकि अमेरिका भी अपना हित चाहता है। जब भारत उनके गुट में सम्मिलित होने को तैयार नहीं, तो अमेरिका दबाव बनाएगा। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है पाकिस्तान की मदद करना, पाकिस्तान को F-16 के काम में आने वाली चीजें देना और इसको छोड़ना, ये सब एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया, कोई अस्वाभाविक मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन अभी SCO की मीटिंग हुई है अभी पिछले हफ्ते ही, उसमें SCO का जो डिक्लेरेशन है, समरकंद डिक्लेरेशन, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो SCO के देश हैं वो आतंकवाद के अगेंस्ट में काम करेंगे, ड्रग्स के अगेंस्ट में काम करेंगे, सामूहिक तरीके से मिलजुल के। और इसको आतंकवाद है, ड्रग्स है, इन सब के कई पैरा उन्होंने इस पे डिवोट किए हैं। तो जैसे SCO वगैरह है, इनके साथ भारत कैसे कोऑपरेट करके और इस तरह का जो धंधा है उसको कमजोर कर सकता है। इस धंधे को खत्म नहीं किया जा सकता, अंडरवर्ल्ड को या ड्रग्स को, लेकिन कमजोर किया जा सकता है जिससे भारत के हितों को ज्यादा नुकसान न हो। नुकसान तो होता है लेकिन ज्यादा नुकसान न हो। तो भारत को ये प्रयास करना चाहिए कि जो अच्छे दोस्त हैं या जिनसे सहयोग हो सकता है सहयोग ले, और अमेरिका इस तरह का जो एटीट्यूड अपनाता है उसको डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका पे भी ये प्रभाव जमाने की कोशिश करे कि भाई ये भारत के हित में नहीं है। और भारत एक स्वाभाविक दोस्त है अमेरिका का, क्योंकि दोनों में ही प्रजातंत्र है, एक बड़ा प्रजातंत्र है और दूसरा एक पुराना प्रजातंत्र है। जी करोड़ सिंह जी, ललन सिंह जी, देखिए अपनी उंगली दबे तो सारे आदर्शवाद, सारा सिद्धांत सब धराशायी हो जाता है। और जरा सा हमारी आंख टेढ़ी भी नहीं हुई है अभी तो सिर्फ हाँ में हाँ भरना बंद किया है, उनका हुंकारा भरना बंद किया है। और देखिए आप, सारे सिद्धांत धराशायी हो गए। ये जो बड़े बड़े विश्व के संगठन हैं ये सिर्फ ऐसे ही हैं विदेश यात्राओं के लिए, घूमने फिरने के लिए, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उनका कोई मूल्य तो मुझे लगता नहीं है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। क्या लगता है आपको? मैं आपसे जवाब लूंगा ललन सिंह जी, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जाँच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। जारीकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश। जब बजते हैं शाम के 5, वक्त हो जाता है
5 बड़ी खबरों का जानिए एएनबी के रिपोर्टरों की जुबानी, दिन भर की 5 बड़ी खबरों की पूरी कहानी। देखिए रोजाना शाम 5 बजे 5 रिपोर्टर। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। लालन सिंह जी, देखिए चंद्रशेखर जी, आपने सभी बात को एक लाइन में स्पष्ट कर दिया। करोड़ीमल साहब ने पूरी विस्तार से दुनिया की जो हालात है केवल निहित स्वार्थ पे टिकी हुई, उसको भी उन्होंने बता दिया। मेरा ये कहना है कि अगर महाशक्तियों को देखा जाए तो उनके हर कार्य, हर एक्शन और हर अनुदान लेने और देने का जो कार्यक्रम है वो केवल अपने देश के स्वार्थ, अपने हथियारों की बिक्री और अपने फायदे के ऊपर निर्भर है। मैं ये बोलता हूँ लक्ष्य तो हमारा भी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर भारत का जो सोच है वो भी आज की जरूरत है कि हम भी अपने स्वार्थों को स्पष्ट रूप से इन महाशक्तियों को बेहतर ढंग से स्पष्ट करें, जो कि भारत सरकार कर रही है। चाहे वो एससीओ की समिट हो या आने वाले G20 हो या LAC के बाबत पूरी संदेश हमारे जयशंकर जी की हो। एक बात साफ है, जो आदमी अंडर कवर, जिसको हम ये हल्के शब्दों में कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए ये ड्रग का जो माफिया है वो उनके लिए काम करता था, और उसका काम करने का तरीका सबसे खास सोच थी, रणनीति थी, रसा को दबाव में रखने का, हथियारों का भी और ड्रग्स का भी। वो मिडिल ईस्ट में, जिसको ओपेक बोलते हैं देशों को, जहां की केवल तेल का भंडार है जिससे दुनिया प्रभावित होती है, उसको वो अपने ड्रग्स के तस्करी और दबाव से अपने काबू में रखने की कोशिश करता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि उल्ला अमर का वो खास साथी भी रहा है। और ये भी बात साफ है कि रसा जब वहां पे अपनी आधिपत्य को बनाया था तो उस समय उसने काफी कुछ इस रसा के विरोध में काम किया हुआ है। और ये भी बात साफ है कि ये जो हाजी है, ये दुनिया के 70 से 75% जो ड्रग्स, जिसको माना जाता है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के इर्द गिर्द ही घूमता है, उसका एक भागीदार है। और स्पष्ट रूप से भारत के लिए ये चिंता का विषय है। एज ए रक्षा जानकार मैं ये बोलने में हर्ज नहीं महसूस करता हूँ। अब सवाल ये है कि अगर उन्होंने एक इंजीनियर के लिए वो अपने एक एक आदमी के सम्मान और उसके ख्यालात के लिए पूरी दुनिया को एक तरफा दबाव में रख देते हैं, तो क्या भारत जैसा देश जो क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से दुनिया में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो क्यों नहीं अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक सोच को अपने हिसाब से चलाए। हाल के दिनों में आपने देखा यूनाइटेड नेशन के अंदर जो फ्रांस के मैक्रो साहब हैं और कहीं जो बाइडेन साहब भी हैं, भारत को बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की नीति बड़ी अच्छी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रूस के साथ वो चाहते हैं कि इनकी जो एक पुरानी ट्रस्ट है उसका टूट हो जाए। लेकिन भारत भी इतना कमजोर सोच का नहीं है। भारत ने भी स्पष्ट रूप से, चाहे वो क्वाड में साथ हो या कहीं भी हो, लेकिन एससीओ के समिट में उन्होंने अपने पुरानी मित्रता को भी दोहराया। तो यहाँ जो डिबेट है चंद्रशेखर जी, उसमें एक बात साफ है कि इस ड्रग्स माफिया, जिसको पूरी मिडिल स्टेट में एक ठाकड़ स्थिति बनाने की महत्व को हम लोग समझ रहे हैं, तो 100% बिल्कुल जब अलकायदा या तालिबान या उसके बोको हराम जैसे भी इर्द गिर्द के जो आतंकी संगठन है, और चाहे पाकिस्तान के अंदर लश्कर TRF जैसे मोहम्मद मुजाहिदीन, बिल्कुल जो कि 200 के करीब जो बैठे हैं चैलेंज बोर्ड पे, उन सबको मदद करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल कि भारत सरकार अलर्ट है। जी इंदुकान जी, डील तो बहुत पहले से दे रखी होगी नूरजई ने, लेकिन एग्जीक्यूट अभी हुई है। और
अमेरिका को लगा कि अब कहीं ना कहीं एशिया में थोड़ा बहुत तो कोलाहल मचाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े देश अब अपने फैसले खुद लेने लगे हैं, तो बताना चाहिए कि भाई हम वहाँ बैठे हैं, सुपर पावर हैं। क्या लगता है कि ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने बहुत पॉलिसी चेंज की है, और ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की मानवता और शांति को खतरे में डालती है, और उसको कहीं ना कहीं अब बहुत साफ नज़र से नहीं देखती, जिस साफ नज़र से ट्रंप देख रहे थे। नमस्कार चंद्रशेखर जी। जी जी कह रहे थे और किरोड़ी जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा। और मेरा ये मानना है कि देखिए, हाजी बशीर का मामला जो कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, एक बहुत छोटा सा नमूना है। हम दो बड़े उदाहरण आपको देना चाहेंगे। एक तो आप देखिए ओसामा बिन लादेन को, जो पाकिस्तान को अपना बहुत करीबी दोस्त अमेरिका बताता था, किस तरह से उसने घुस करके पाकिस्तान के अंदर पता करके अपने स्पाइस के माध्यम से और उसको हिट किया, टारगेटेड। और उसी ढंग से आपने देखा होगा अफगानिस्तान में अभी कुछ दिन पहले, जहां पे उन्होंने सौंप दी है सत्ता आतंकवादियों के हाथ में, वहां पे भी उन्होंने ड्रोन हमले में किस तरह से एक बड़े आतंकवादी को अलकायदा के मारा। जी, अब आप ये देखिए कि अपना हित, जैसा कि रोड़ी जी कह रहे थे, साधने के लिए अमेरिका किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। और ये हम हाजी बशीर पे चर्चा कर रहे हैं, ये तो इसका कोई मायने नहीं है। जिस तरह से उन्होंने दुनिया के इतिहास में ये हमेशा कलंक के रूप में नोट किया जाएगा, जिस तरह से वो अफगानिस्तान में आतंकवादियों के हाथ में सत्ता सौंप के और अफगानिस्तान की पूरी जनता को मरने के लिए छोड़कर, जो लोकतंत्र की दुहाई देते पूरी दुनिया में फिरते हैं, उन्होंने उनके भाग्य पे छोड़ करके, और आपने आप सोचिए कि एक देश की पूरी जनता को ये आश्वासन दिया कि हम यहाँ अपनी सेना भेज रहे हैं और सरकार खड़ी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी लाएंगे, एकदम अमन चैन लाएंगे, बदलाव लाएंगे, विकास कर देंगे, और आप इस तरह से हाथ खींचकर कैसे भाग सकते हैं? ये इतना बड़ा धोखा, ये ऐतिहासिक धोखा है। और उसके बाद इस ढंग से उसके यहाँ के एक ड्रग पेडलर को, एक माफिया को छोड़ना, तो ये बहुत छोटी सी बात है। और दूसरा एक मैं बड़ा उदाहरण सीधे भारत से जुड़ा हुआ इंदुका जी, हम भी मदद ऐसे करते रहे, हमें लगा कि लोकतंत्र स्थापित ही हो गया अफगानिस्तान में। हमको भी नहीं पता था कि 4 दिन में तालिबान इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि अमेरिका की सेना जैसे ही जाएगी, जैसे ही जो बाइडेन फैसला लेंगे, तालिबान दोबारा शक्तिशाली हो जाएगा, चारों तरफ हावी हो जाएगा। ये दुनिया को भी पता नहीं था। अब या पता था या बताया नहीं गया, ये कुछ ना कुछ तो इसमें भी राज है। इसमें हमारी राय थोड़ा सा अलग है। देखिए, श्रीलंका में खुलेआम चीन के साथ अपने को अलाइन किया जी, भारत लगातार विरोध करता रहा। ऐसे में जब वहां अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई और वो किसी लायक नहीं बचा, तो तर्कसंगत रूप से भारत को उसको बिल्कुल 1 रुपए की मदद नहीं करनी चाहिए। और ऐसे आदमी को अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो और कोशिश करके गड्ढे में ढकेल देना चाहिए। लेकिन एक मानवता और डिप्लोमेसी एक चीज होती है, जिससे क्या होता है कि पूरी दुनिया में आपको बड़े लेवल पे, आपका चूंकि एक रोल एक विश्व शक्ति के तौर पे अब माना जाता है, तो आप छोटे छोटे बातों को नजरअंदाज करते हुए, बड़ी बातों को, मानवता को ध्यान में रखते हुए, जितना बड़ी आर्थिक मदद अभी तक अमेरिका, रूस, चीन सब के रहते हुए जापान, श्रीलंका की भारत ने की है और किसी ने नहीं की। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आने वाले समय में जब फिर से आप देखें उनकी स्पाई का जहाज जो आ रहा था चाइना का, भारत के विरोध के बाद उन्होंने 1 हफ्ते होल्ड किया, लेकिन उसके बाद फिर परमिट किया और उसके बाद फिर से उनको जल्दी जाने के लिए कहा। नेपाल भी बीजिंग की भाषा बोल लेता है, श्रीलंका तो बहुत अलग बात है। बिल्कुल, इसलिए ये क्या होता है चंद्रशेखर जी, हम जानते हैं कई बार कि ये हमारा पड़ोसी हमारा कभी नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद हम एक बड़प्पन का रुख अपनाते हैं। हमने उनको संसद बना के दिया, इतिहास में वो संसद को तोड़ दें, बम से उड़ा दें आने वाले समय में, जैसे उन्होंने तमाम बुद्धिस्ट और तमाम मान्यताओं की चीजों को वहां उड़ा दिया जो कल्चर से जुड़ी हुई थी वहां के अफगानिस्तान के तालिबानियों ने। लेकिन इतिहास में ऐसी चीज थी कभी
ये तो नहीं हट जाएगा ना। तो इतिहास अपने आप में बहुत सी चीजों को दुनिया में आपके दृष्टिकोण को और आपके अस्तित्व को, आपके व्यक्तित्व को बताता रहता है आने वाले सदियों तक। और ये हमेशा लोकतांत्रिक अफगानिस्तान हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा, इतिहास करवट लेता रहता है। तो वहां महीनों तक तालिबान बामियान में हमारी बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ता रहा। ये एक घिनौना चेहरा है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, लेकिन दिल्ली ने कभी ये नहीं सोचा कि छोटा मन भी कर लेना चाहिए। वाशिंगटन कर लेता है, बीजिंग कर लेता है, कोलंबो भी कर लेता है, नेपाल काठमांडू में भी ये सब हो जाता है, और इस्लामाबाद तो लगातार चलता ही रहता है। उनका तो मन कैसा है पता ही नहीं, किराए का मन है उनका तो। लेकिन हम इतना बड़ा मन रख लेते हैं, हम मन टोटा वो चीन को दे देता है, हम कुछ नहीं बोलते। वो स्पाइस शिप वहाँ आता है, हम 4 दिन बाद परमिशन दे देता है। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अब नीतियों में बदलाव जो हुआ है भारत की, वो अब स्थायी रहना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए? लेकिन देखिए, पारंपरिक तौर पे भारतीय इतिहास और संस्कृति क्यों इतना स्थायी और स्थिर है? बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे लोग एग्रेसर्स हमारे यहाँ आए, सैकड़ों की संख्या में आए, सदियों तक हमला किया, लेकिन कहते ना कि कुछ बात है कि हस्ती हम मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। देखिए, कल्चरली आप इतने स्ट्रांग अपने को बनाइए। हमारे यहाँ की संस्कृति में ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये एस्टेब्लिश करते हुए दुनिया में हम सैकड़ों सालों से आए हैं और आगे भी जाएंगे। तो इतिहास हमेशा ये कहेगा, देखिए इतिहास ये बताता है कि किसी राष्ट्र का क्या स्वरूप रहा है। सदियों से जब किसी को भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में बताया जाता है, तो वो अंतर मन में ये मानता है, ऊपर से दुश्मन हो तो नहीं मानेगा कि हाँ कोई राष्ट्र है पूरी दुनिया में जो जगत गुरु था, जगत गुरु बन सकता है, वो भारत है। और जो आदर्शों और सिद्धांतों पर टिका हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि मूल बातें हमारे सिद्धांतों पे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको जो कहना चाहता था, देखिए आज का जो आपका विषय है और जो प्रसंग है, इससे जुड़ा हुआ विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है। 26/11 के जो मुंबई हमले हुए थे, उसका जो मेन कॉन्स्पिरेटर था डेविड, आपका रिचर्ड डेविड हेडली। डेविड हेडली को मेन कॉन्स्पिरेटर माना गया, जो 5-6 बार मुंबई में आया और उसने पूरी की पूरी रेकी की। लेकिन अमेरिका ने डील कर लिया अपने कोर्ट में कि वो हमारे यहाँ अप्रूवर हो गया है। उनके अटॉर्नी ने फेडरल कोर्ट में खड़े होकर के कहा कि हम भारत को इसको एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते हैं, प्रत्यर्पण नहीं कर सकते हैं, जबकि भारत में उसके खिलाफ कितने केस थे। हत्या का केस था, 168 लोग मारे गए थे मुंबई हमलों में, 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। कितना संगीन अपराध था। जो आपका 9/11 था अमेरिका का, उसके पैरेलल ये अपराध था। और उसमें आप ये देखिए कि 6 अमेरिकन लोग भी मारे गए थे। और उसमें भारत ने जब प्रत्यर्पण के लिए कहा हमारे कानून में, हमारे कोर्ट के सामने पेशी के लिए, तो अमेरिका ने साफ तौर पे मना कर दिया और उसका प्रत्यर्पण करने से मना किया और कहा कि हमने अपना अप्रूवर बना लिया है। तो अपने स्वार्थ के लिए जो देश इस हद तक जा सकता है, और हमने उसकी बात स्वीकार करके, आपको याद होगा कि अपनी सीबीआई की और तमाम टीमों को हमने उससे पूछताछ के लिए लिमिटेड टाइम के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट के परमिशन पे वहां जाकर हेडली से पूछताछ की। क्या पूछताछ करेंगे? जिस हेडली को पता है कि हमको भारत कभी भेजा नहीं जाएगा, जिस हेडली को पता है कि ये कुछ घंटे के लिए परमिशन मिला इनको पूछताछ के लिए, उनसे पूछताछ करके हम क्या उसकी गुनाह कबूल करवा सकते हैं और क्या एविडेंस ले सकते हैं। अमेरिका उस समय भी दोस्ती की बात भारत से करता था मनमोहन सिंह की सरकार में, और इतने बड़े कातिलाना हमले के बाद भी क्या अगर यही भारत लेकिन मैं इंदुकांत जी रोकना नहीं चाहता आपको, लेकिन जिन देशों के साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उन देशों से भी अपराधी नहीं आ पाए, ये भी एक दुखद पहलू है। करेक्ट कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग कई बार बहुत सख्त कदम उठाते हैं। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारी अमेरिका से भी है, लेकिन अमेरिका ने उसके बावजूद मना कर दिया। ये देखिए ना, ये कैसी विचित्र बात है
तो हमारे यहाँ अगर उस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत कोई होगा तो वो मांगेंगे और हम थाल में सजा के पहुंचा देंगे दबाव में। जी ये परंपरागत तौर पे हमारे यहाँ रहा है, लेकिन अब भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रणनीति बदली है और कई मुद्दों पर ना कहना भी सीखा है। तो अब इस रणनीति को हमें और स्ट्रांगली होल्ड करना पड़ेगा कि जैसे को तैसा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने के बाद कहा था, हम आंखों से आंख मिलाकर देखेंगे, न नजरें ऊंची करके न नजरें नीची करके। इस रणनीति को कूटनीति में बदलना होगा। बिल्कुल। किरोड़ी सिंह जी, क्या लगता है कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे आएगा या कहीं ना कहीं हमें विरोध दर्ज करना चाहिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में स्टेटमेंट आएगा, लेकिन किस रूप में उसको ड्राफ्ट किया जाएगा ये महत्वपूर्ण है। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है वो ये है कि अमेरिका की नीति है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उस नीति में भारत कहाँ फिट होता है, भारत का हित कितना पूरा होता है, और अगर भारत के हित को नुकसान होता है तो भारत जिस तरह का रेस्पॉन्स दे रहा है और भारत जिस तरह की नीति अडॉप्ट कर रहा है, क्या वो सही है? जी, इंदु कांत जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की नीति है वो भारत की संस्कृति से निकल के आई है। कोई प्रधानमंत्री मोदी की या प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की या इंदिरा गांधी की नीति नहीं है, भारत की संस्कृति का एक स्वरूप है और उससे इंडिया का वर्ल्ड व्यू बनता है और उसके आधार पे भारत अपनी नीति का अनुसरण करता है। तो भारत की नीति यह है कि भाई हम जो न्यायप्रिय चीज है, जो अच्छी चीज है, उसका समर्थन करेंगे। उस नीति को हम आजकल की भाषा में कहते हैं डीहाइपेनेटेड पॉलिसी। जैसे भाई भारत अमेरिका से पार्टनरशिप कर रहा है, अमेरिका का दोस्त है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि रशिया का दुश्मन होगा। अमेरिका ये चाहता है कि जो मेरे हैं सिर्फ मेरे रहे, दूसरे के जो मेरे दुश्मन हैं उनके भी दुश्मन रहे। ये कैसे संभव हो सकता है? भारत की संस्कृति में ही नहीं है ये जी। तो भारत की संस्कृति में यह है कि अमेरिका दोस्त है, बहुत अच्छा, हम भी आपके दोस्त हैं, हम भी मदद करेंगे, आप भी मदद करो। लेकिन आपके कहने से हम किसी से दुश्मनी करें, वो एक नकारात्मक पक्ष है और वो भारत की संस्कृति ही अलाउ नहीं करेगी, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो इंदु शेखर जी ने सही कहा कि भारत का एक अपना दृष्टिकोण है जो अलग से निकल के आया है। अमेरिका में उस तरह की संस्कृति ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। भारत तो ऐसा नहीं कहेगा। भारत तो कह रहा है जो न्यायप्रिय चीज है वो होनी चाहिए। आप भी दोस्त हैं तो आप जिसको दुश्मन मानते हैं वो भी तो हमारा दोस्त हो सकता है। तो इसको हम डीहाइपेनेटेड पॉलिसी कहते हैं। तो ये भारत की पॉलिसी है, पहले भी थी, आज भी है और मुझे लगता है भविष्य में भी रहेगी। लेकिन अमेरिका की नीति में जिस तरह से उछाल और ऐसे ऊंच नीच आ रहा है, उठा पटक हो रही है, उससे मुझे लगता है कि भारत को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि भारत अमेरिका का पार्टनर है, भारत अमेरिका का दोस्त है, अच्छा दोस्त है। कुवैत में अमेरिका के साथ है, कुवैत अमेरिका के साथ बना रखा है, लेकिन अमेरिका को भी संवेदनशील होना चाहिए भारत के हितों को लेके। अगर कोई ऐसी नीति होती है जिसमें भारत में आतंकवाद बढ़े या ड्रग्स का या नारकोटिक्स का व्यापार बढ़े, तो इस तरह का अमेरिका को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित हो। क्योंकि जो अफगानिस्तान में हालात है वो बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है, अभी स्टेबल नहीं है, राजनीतिक स्थायित्व नहीं है, उसमें वो किसी भी दिशा में जा सकता है और अगर उससे भारत को नुकसान होता है तो वो सही नहीं है। और इसीलिए एससीओ की मीटिंग में भी अफगानिस्तान को लेके बात हुई है और बात नहीं, जो ज्वाइंट कम्युनिटी है उसमें अफगानिस्तान के बारे में ये कहा गया कि किसी न किसी रूप में अफगानिस्तान में स्थायित्व होना चाहिए और अगर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम होती है, ड्रग्स है, नारकोटिक्स है या दूसरे आतंकवादी पनपते हैं, तो वो सभी पड़ोसी देशों को नुकसान होता है। तो सभी पड़ोसी देशों को जो एससीओ के देश हैं, सेंट्रल एशिया के इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सब ने ये वहाँ ज्वाइंट कम्युनिटी में कहा है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को अच्छी तरह हमें देखना चाहिए और वहाँ स्थायित्व के लिए प्रयास करना चाहिए और अफगानिस्तान एक एकीकृत रहे। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में टुकड़े हो जाएं या वहाँ हिंसा हो। तो अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थायित्व कैसे हो और पड़ोसी देशों के का नुकसान न हो अफगानिस्तान की अस्थायित्व से या वहाँ के आतंकवाद से। तो एससीओ में भी कहा है और अमेरिका भी ये कहता है कि अफगानिस्तान में स्थायित्व होना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास कर रहा है। नहीं, ये प्रयास उल्टा कर रहा है। ये तो प्रयास भारत किया को है ना, अमेरिका को ये मैसेज देना चाहिए
कि भाई किरोड़ी सिंह आप जी। इस क्षेत्र में जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा कोई कदम न नहीं, उठाएं किरोड़ी सिंह जिससे जी। आतंकवाद को बढ़ावा किरोड़ी सिंह मिले जी। और वो भारत के विरुद्ध यूज हो। जी चंद्रशेखर जी। किरोड़ी सिंह जी, देखिए किया है अमेरिका ने व्यापारिक दृष्टिकोण से विश्व व्यापार से ड्रग्स को जोड़ने के लिए अफगानिस्तान को ये तालिबान के कहने पर मदद दी है। अब क्या अंदर अंदर चल रहा है पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब तालिबान क्यों खड़ा हो रहा है, क्योंकि रूस से भ्रष्टियाँ तनी हुई हैं। मॉस्को कहीं ना कहीं बिल्कुल, अब मान लीजिए पहले यूक्रेन को पहले अफगानिस्तान को फंसवा दिया, मरवा दिया, फिर यूक्रेन की बर्बादी के पीछे क्या नहीं लगता आपको कि रूस से ज़्यादा अमेरिका का हाथ है? जेलेंस्की तो भावना में बह गए बेचारे। ये तो एक दिन की बात नहीं, 2014 से शुरू हुआ था यूक्रेन का मामला। तो नहीं, मिन्स्क ट्रीटी थी उससे शुरू हुआ था, कोई आज का नहीं है यूक्रेन का। तो अमेरिका का जिस तरह का दबाव बढ़ रहा था, और बाइडेन साहब के बेटे तो वहां में धंधा करते हैं यूक्रेन वालों के साथ, जो ओलिगार्क्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अमेरिका ये चाहता था कि रशिया हमेशा के लिए खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए और रशिया वापस न उठ सके। पुतिन ये नहीं चाहता था। पुतिन का ये कहना था कि हिस्टोरिकल रशिया है, उसको लूटा गया है। जैसे हिटलर ने कहा था कि ये तो हाईवे रोबरी है जर्मनी के साथ, जब वर्साई की संधि लगाई तो जर्मनी की जनता स्टालिन के पीछे, उसके हिटलर के पीछे दौड़ने लग गई कि ये तो हाईवे रोबरी की है देश, जो अलाइड पावर है उन्होंने। तो उसी तरीके से पुतिन ने रशिया को ये कहा कि ये तो हिस्टोरिकल रशिया है, उसके साथ उसको लूटा गया है। तो रशिया की जनता भी उनके साथ होगी। तो निश्चित रूप से अमेरिका का इसमें रोल है, और अमेरिका ये चाहता था कि रशिया बिल्कुल कमजोर हो जाए, और इतना कमजोर हो जाए कि बाद में उठ नहीं सके। लेकिन रशिया इसके लिए तैयार नहीं था कि नेटो का जो संगठन है वो उसकी सीमाओं तक आए, क्योंकि जो यूक्रेन का अगर मेंबर बनाते हैं नेटो का, तो नेटो की जो सेना थी वो रूस की सीमा पे आ जाती थी। तो रशिया का यही कहना था कि भाई यूक्रेन को आप नेटो का मेंबर क्यों बना रहे हैं, जबकि ये अंडरस्टैंडिंग गोर्बाचेव से थी कि अगर रशिया में डेमोक्रेसी आती है तो हम नेटो का हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग थी। वो उसने समझ को भी अमेरिका ने नहीं माना, और इसीलिए हेनरी किसिंजर भी कई बार कहता है, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी कहा है कि भाई ये तो यूक्रेन है, वो तो सैकड़ों सालों तक एक बफर स्टेट रहा है यूरोप और रशिया के बीच में। ये तो यूरोप का पार्ट रहा ही नहीं। ये हेनरी किसिंजर ने अपने भाषण में कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी पिछली बार हुआ था उसमें। तो ये अमेरिका ने ही एग्रीवेट किया, ये बात सही है। तो रशिया को बिल्कुल दबाव में लेके, और रशिया ने एक तरह का रिएक्शन किया है। अब वो कितना सही है, हिंसा कितनी सही है, वार कितना सही है, उसमें हमारे में विवाद हो सकता है। लेकिन अमेरिका ने रशिया को इस तरीके से पुश किया कि रशिया को रिएक्ट करना पड़ा। तो इससे मुझे लगता है कि अमेरिका को एक सुपर पावर के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए विश्व में एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, जिससे विश्व में शांति स्थापित हो सके। क्योंकि पेंडेमिक के टाइम में भी कोई मुझे नहीं लगता कि दुनिया में सॉलिडेरिटी थी, सब देश आपस में मिलके काम कर रहे थे। और अब यूक्रेन को लेके भी कोई सॉलिडेरिटी नहीं है, सब एक साथ नहीं है। और जो इन दोनों की वजह से जो आर्थिक संकट आया है, जो लोग गरीबी से ऊपर ले आए थे अलग अलग देश, वो वापस गरीबी की रेखा के नीचे गिर गए हैं, और वो आने वाले कई दशकों तक वापस नहीं आ पाएंगे ऊपर, गरीबी से ऊपर। तो हालात जो विश्व का बिगड़ रहा है, उसमें केवल यूक्रेन को लेके या अफगानिस्तान को लेके अमेरिका रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब सुपर पावर की जिम्मेदारी होती है, और अपनी जिम्मेदारियों से अमेरिका भाग रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि किसी न किसी तरह मैनिपुलेशन से या दबाव से उनका आधिपत्य, उनका स्थायित्व और उनकी सुपर पावर स्टेटस बनी रहे। और उसके लिए जो वो कदम उठाता है, कभी कभी आप कदम इतने गलत उठा लेते हैं कि उनकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है। इसलिए भारत जैसा देश है जिसमें एक बहुत बड़ी संस्कृति है, विजडम है, तो भारत को अच्छी तरह से उनको समझाना चाहिए। और अमेरिका के साथ एक तरह का वो सभ्यताओं का डायलॉग होता है, संवाद होता है, उस तरह का करना चाहिए कि अमेरिका, आप विश्व के लिए इस तरह के कदम न उठाएं। इससे भारत का हित को तो नुकसान होता ही है, इसमें दुनिया का किसी का भला नहीं हो रहा है। तो भारत को अमेरिका के साथ अपना डायलॉग मजबूत करना चाहिए। अगर अमेरिका अफगानिस्तान में ले रहा है, उसको हाजी को
फ्री कर देता है तो भी हिंदुस्तान को उससे रिश्ते नहीं तोड़ने हैं। अब भारत को अमेरिका को कूटनीतिक तरीके से समझाना है और उनको इम्प्रेस करना है कि भाई आप भारत का हित का भी नुकसान करेंगे, आतंकवाद बढ़ेगा तो दुनिया का भी नुकसान होगा और इससे किसी का भला नहीं होगा और आपकी जो सुपर पावर स्टेटस है उसको भी चुनौती मिलेगी। तो उसी तरीके से भारत को अपनी भूमिका एक अच्छे जिम्मेदार देश की तरह से निभानी चाहिए और ये नहीं मानना चाहिए कि वो अमेरिका के अलाई बन जाएंगे, गुट में सम्मिलित होना चाहिए। वो तो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, भारत ऐसा करेगा नहीं। जी चंद्रशेखर ललन सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत को मानवता का पक्ष रखते हुए क्या प्रमुखता से इसका विरोध नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। ये तो दुनिया कहती है कि महाशक्ति है, वो आधिपत्य बनाना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है अकेलेपन से जूझ रही है। अगर आप देखिए सच में तो कोई किसी को सुनने को अब तैयार नहीं है, जिसके अंदर कोई वजूद नहीं है, दम नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल और कभी कभी म्यांमार भी, वो भी भारत के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देता है। जबकि भारत की, जैसे इंदुभूषण बाबू ने बताया कि हमारी जो संस्कृति और विरासत है वो हम बड़े मानवता को ख्याल रखते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। चाहे हमें कष्ट हो, हमें दिक्कतें आए, आर्थिक नुकसान हो। क्या अफगानिस्तान में हम लोगों ने अपने आप में आर्थिक रूप से कम खर्च किए? क्या उन्हें उनके योजनाओं में हमने कम मदद की? अगर पुरानी बातें याद करूं तो उसकी काम के दौरान सिक्योरिटी हजारों करोड़ का इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसको मैं थोड़ी जानकारी रखता हूं, उसके ऊपर खर्च किए गए थे। उनकी जानें भी गई और वो अफगानिस्तान बदलते देर नहीं लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब आपने पूछा है तो ये बात भी सही है कि जब दुनिया अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है, करोड़ीमल साहब ने सभी बातें विस्तार से बताई, तो हमारा सोच ये है कि अब वो समय बीत चुका जब हम केवल अपने आप को एक संस्कृति और विरासत के नाम पे आंख मूंद कर इनकी मदद और इनके पीछे इनके सोच को मजबूत करें। जब अमेरिका हर मौके पे कहीं ना कहीं कभी पाकिस्तान को, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस नूरजई को इन्होंने वापस किया है तो एक तरह का बहुत बड़ा डील है, क्योंकि जो एक ड्रग्स का माफिया है उसके साथ हथियार और बारूदों का भी उसकी पूरी संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि दोनों का तालमेल होता है। और जब दोनों का तालमेल है तो आज के जमाने में चाहे वो इंग्लैंड को देख लीजिए और ईरान की हालत देख लीजिए और आपको मिडिल ईस्ट का तो आप देख ही रहे हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि ये सभी का निचोड़ जो भारत के ऊपर पड़ेगा वो बहुत ही खतरनाक साजिश के तौर पे होगा। और अमेरिका कहीं ना कहीं इस बात को दबाव में रखना चाहता है कि भारत सामरिक रूप से एलओसी के ऊपर, एलएसी के ऊपर दिखता नहीं है, लेकिन उसकी सोच ये है और यही कारण है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं अपने रूस के साथ, अपने उन देशों के साथ भी अपनी मजबूत मित्रता रखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर पूरी विश्वास हालत करने की योग्य नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, जो करोड़ीमल साहब ने कहा, समय ऐसा है कि कूटनीतिक और राजनीतिक ऐसा तालमेल बनाया जाए कि हमारे वजूद को भी वो समझे और हमारे वजूद को समझते हुए कोई ऐसा डील ना करे जिससे भारत के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें खास करके आतंक को झेलना पड़े। और ये तो मानने वाली बात है कि पंजाब हो, जे&के हो और भारत का नेपाल का भी एरिया हो, यहाँ पे ड्रग्स और तस्करी पूरी जोर से है और इस जो शोर को रोकने के लिए हमें दुनिया के ऊपर अपनी दबाव और अमेरिका के ऊपर कोई ना कोई एक सख्त संदेश देने पड़ेंगे। ललन सिंह जी, इंदुकान जी, क्या समझे एक देश ने व्यापारिक रणनीति के तहत तालिबान की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए
उनको ये सहारा दिया है कि तालिबान की अर्थव्यवस्था हिंसा के जरिए न खड़ी हो, ड्रग्स के जरिए खड़ी हो जाए। एक ऐसा तो नहीं है कुछ? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप, हमें ये बहुत अच्छा लगा जो मैं प्रारंभ में नहीं कह पाया कि ये विषय पे जो आपने चर्चा रखी है, आप पूरे सारे राष्ट्रीय चैनल्स को आज देख लीजिए, इस विषय पे कहीं इसकी चर्चा तक नहीं है। तो ये विषय देखिए कितना महत्वपूर्ण है जिसको आपने उठाया, इसके लिए मैं आपको पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल। अब तो इससे जो जी देखिए, बाकी सब लोग वही पेटी पॉलिटिक्स पे ही पूरे नेशनल डिस्कशंस करा रहे हैं, जबकि देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ये चीजें आती हैं जी। तो ये देखिए, अफगानिस्तान को लेकर के जो बातें अभी कहा आपने, किरोड़ी जी ने और ललन सिंह जी ने भी कहा, अभी एससीओ की मीटिंग हुई, शंघाई कोऑपरेशन की, उसमें भी जिस तरह के प्रस्ताव आए, आपने देखा उसी दौर में चाइना ने 2 बड़े आतंकवादियों को, जिनको यूएन ने कहा था, उसको ब्लैकलिस्ट करने पर रोक लगा दी। इस तरह से लोग अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए दुनिया के इंटरेस्ट को ताक पे लगाते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज होती है बड़ी बात, जो अभी कह रहे थे ललन जी, देखिए अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का महत्व कितना होता है जी। कि आज भी इंडोनेशिया जैसे दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश में जब शपथ ली जाती है तो भारतीय संस्कृति के भगवान राम और इन लोगों का जिक्र होता है। ये होता है संस्कृति की पकड़ और लोगों के दिल में बैठ। आज बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला है, वो इतना बड़ा हथियार है, पॉजिटिव हथियार भारत का, कि चाहे जापान हो, इवन चीन हो, तिब्बत हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, वो हमारे से कल्चरली बिल्कुल कनेक्टेड है। पूरी दुनिया में एकमात्र ओशन है जिसका नाम हिंद महासागर है, किसी भी देश के नाम पे कोई महासागर नहीं है दुनिया में। तो ये होता है कल्चर का और अपने देश का महत्व जो सदियों तक वो जिंदा रखता है उसको। लोगों के दिल में जो जगह बनती है चंद्रशेखर जी ना, अब इसलिए जरूरत क्या है, आपके पास समय कम है जी। 2 चीजें, एक तो जो अभी ललन जी कह रहे थे कि सख्ती भी जरूरत है नए जमाने के हिसाब से अपनी रणनीति में, और अपनी जो सांस्कृतिक अपना जो हम लोग का एक तौर तरीका रहा है देश के तौर पे लोगों के दिल में जगह बनाने का, उसको भी दोनों को साथ को कैसे लेके चला जाए, इस पे काम करने की जरूरत है। और हमें लगता है कि हमारी वर्तमान सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन दोनों पक्षों पे काम कर रही है। कैसे? जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस दोनों अफगानिस्तान की जनता के सामने वास्तव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने उसके लोकतंत्र का मंदिर बना के उसको दिया। वहां लोकतंत्र है ना रहे, ये अमेरिका और रूस ने लेकिन फिर भी हमारे गुरुद्वारे में विस्फोट हो जाता है, ये भी बड़ा शर्मनाक है। ठीक है, लेकिन ये दुनिया देख रही है। देखिए हम इतना विनम्र होके तालिबान को स्वीकार करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनके अस्तित्व को कहीं ना कहीं वो बड़ा ये सोचते हैं, तालिबान भी ये सोचता है कि भाई भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में अगर निश्चल, निष्पाप और निष्कपट संवाद करना है तो भारत से रखा जा सकता है और भारत वो बात कह सकता है। लेकिन हमारे गुरुद्वारे में विस्फोट हो जाता है तो फिर मन को चोट पहुंचती है कि ये कैसा तालिबान है। एक फर्क आया है चंद्रशेखर जी, एक फर्क आया है। आप देखिए अभी एससीओ की मीटिंग में जिसका जिक्र किरोड़ी जी कर रहे थे जी, वहां पे पुतिन जैसे एक महाशक्ति के नेता के सामने बैठकर 2 टूक जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही कि शांति और कूटनीति से समस्या का हल होना चाहिए, आपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा किसी महाशक्ति के सामने अपने किसी नेता को क्या बोलते देखा है लाइव? और इस पे पूरी अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, कि इस जंग की हिम्मत भारत ही दिखा सकता है। तो ये बदलाव आया है। और जहां तक अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह कोशिश कर रहा था कि उसको मान्यता मिल जाए दुनिया के बिरादरी में, अगर उसको मान्यता नहीं मिल सकी तो उसका एक बहुत बड़ा कारण भारत है और किसी देश की हिम्मत नहीं कि भारत को नाराज करके ऐसा कर ले। देखिए ये रणनीति थी भारत की बहुत सफल कि अपने लोगों को, अफगानिस्तान को बिल्कुल नाराज न करके लोगों को जो आवश्यक आना चाहते थे ले आए। इवन गुरु ग्रंथ साहब को भी सम्मान उठा के लाए। ये संभव था किसी आतंकवादी देश से? असंभव था अगर आपकी रणनीति और कूटनीति सफल नहीं होती। और साथ में उसको मान्यता भी नहीं मिलने दिया और फिर ओपन दुनिया बिरादरी में कहा कि आतंकवाद के
देश को मान्यता नहीं दी जा सकती। जी। लोकतंत्र वहां आना चाहिए, परोक्ष रूप से कहा। तो ये जो रणनीति दिखी एससीओ में, जो अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को धता बताकर रूस से तेल आयात करके, ये नया भारत है और इसी तरह इसी तौर पे भारत को आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन आज अब एक प्रमुखता से इस बात को रखने की भी जरूरत है कि ये अमेरिका जो कर रहा है इस समय गलत कर रहा है और दोनों कदम गलत हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसको जिस तरह से सख्ती से अब भारत रख रहा है, जयशंकर ने जिस तरह से तमाम मंचों पर भारत के पक्ष को रखा है कि चीन को हम देख लेंगे, लेकिन चीन के दबाव में मान करके आप हमसे कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश न करिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। इसी तरह से रूस से हमारा संबंध कैसा होगा ये अमेरिका नहीं तय करेगा, ये हम तय करेंगे। ये बातें भारत ने स्पष्ट की हैं, इसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जी किरोड़ी सिंह जी, क्या लगता है कि जो ललन सिंह जी ने कहा, जो इंदुकांत जी ने कहा, क्या लगता है कि क्या वाकई में हम सही दिशा में हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, ऐसा है कि भारत के सही दिशा का पैमाना यह है कि जो चीज न्यायपूर्ण है उसको भारत को परस्यू करना चाहिए और विश्व के किसी गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अमेरिका का इस समय जो सबसे बड़ा दर्द यह है कि अमेरिका ने कुवैत बनाया, कुवैत के 4 मेंबर अमेरिका भी है। भारत ने सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया, कुवैत के 3 मेंबर्स ने रशिया के अगेंस्ट में सैंक्शन लगा दिए। तो भारत ने कहा कि सैंक्शन से दुनिया को प्रॉब्लम होगी, केवल रशिया को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किरोड़ी सिंह जी बीच में मैं रोक रहा हूँ आपको, क्या नहीं लगता आपने एक शब्द उसमें क्वाड में जोड़ा, डायलॉग, संवाद। अभी तक मंच बनाए जाते थे, फिर संवाद जोड़ दिया, तो संवाद में तो पारदर्शिता रहनी चाहिए ना। मैं इतना पूछ रहा हूँ बस। नहीं देखिए, मैं संवाद की बात नहीं करूं। कुवैत में जिस तरीके से अमेरिका मान के चल रहा था कि चीन के अगेंस्ट में और रशिया के अगेंस्ट में इसको हम हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं, और भारत ने कहा भाई ये किसी के विरुद्ध हथियार किसी के विरुद्ध नहीं है, ये कुवैत के देश हैं या जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, कुवैत का विस्तार करके विकास के लिए यूज होना चाहिए। और जब भारत कुवैत में अमेरिका के साथ में, फिर अमेरिका ने जापान में एक प्रस्ताव दिया कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाएंगे, भारत ने स्वीकार किया। लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐसा था कि अमेरिका अपना बाजार इन देशों के लिए नहीं खोलेगा। तो उन्होंने कहा अगर आप अपना बाजार इन देशों के लिए नहीं खोलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, काय का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। तो भारत ने उसको भी पूरे रूप से स्वीकार नहीं किया। इसीलिए और इसी तरह भारत को G7 में बुलाया, तो भारत ने जो विकास संबंधी प्रस्ताव था उसका समर्थन किया, लेकिन जो रशिया के अगेंस्ट में प्रस्ताव था उसका भारत ने समर्थन नहीं किया। और इसके परिणाम स्वरूप नेटो की समिट हुई तो भारत को बुलाया ही नहीं, कोरिया को बुलाया, जापान को बुलाया, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया। तो अमेरिका को यह एहसास हो गया कि भारत तो हमारे गुट में तो नहीं आ सकता, जबकि ब्रिक्स में और एससीओ में भारत बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जितनी सक्रिय भूमिका ब्रिक्स में और एससीओ में निभा रहा है उतनी न तो G7 में भारत ने निभाई, न कुवैत में निभा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का दर्द स्वाभाविक है कि भारत पे एक तरह का दबाव बनाया जाए कि वो अमेरिका के गुट के नजदीक आए। लेकिन भारत इस तरह की दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा, और इसीलिए मैंने कहा कि भारत की नीति है वो डिहाइपनेटेड पॉलिसी है कि अगर हम अमेरिका के दोस्त हैं तो रशिया के दुश्मन स्वाभाविक रूप से नहीं होंगे, अगर रशिया के दोस्त हैं तो हम अमेरिका के दुश्मन स्वाभाविक रूप से नहीं होंगे। तो भारत की नीति में बहुत क्लैरिटी है। लेकिन आज की स्थिति में अमेरिका ने जो किया है आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए और इस क्षेत्र में उससे अस्थायित्व की संभावना है, उसको लेके हमारे विदेश मंत्रालय को कुछ स्टेटमेंट एटलीस्ट देना चाहिए, और या हमारे जो राजदूत हैं अमेरिका में उनको कुछ न कुछ वहां अमेरिका को किसी तरह इम्प्रेस करना चाहिए और अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च कराना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा जिस तरह की नीति है उसमें वो निश्चित रूप से होगा। अब उसकी भाषा क्या होगी वो तो आप और हम तय नहीं कर सकते, वो तो नीति निर्माता। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होगा। बिल्कुल। किरोड़ी सिंह जी, इंदुकांत दीक्षित जी, ललन सिंह जी, आप तीनों का धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल दुनिया कितनी भी क्रूर हो जाए, कोई देश कितना भी बाजारू हो जाए, लेकिन भारत हमेशा ये कहता रहेगा कि क्यों ऐसा हो नहीं सकता, दोनों की बात चल जाए, इधर से आंधी चल जाए, उधर से दिया जल जाए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।